हरक सिंह रावत का बीजेपी पर हमला, ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, बोले दबाव में डरने वाले नहीं। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, देहरादून अल्मोड़ा में बारिश का अलर्ट, संवेदनशील इलाके में सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सीएम धामी की बड़ी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि 7 वर्ष की आयु से महिलाओं को अब मुफ्त सफर मिलेगा। रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की अब सुविधा मिलेगी महिलाओं को। चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में ये सुविधा लागू की जाएगी। 10 पिंक ई बसें महिलाओं को समर्पित होगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है। महिलाओं के लिए जो भी महिलाएं 60 या 60 से अधिक है, वो अब रोडवेज बसों में फ्री सेवाएं कर सकेंगी। और चंपावत के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां वाराही धाम देवी धुरा में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ऐतिहासिक बघवाल मेले का भव्य आयोजन हुआ। आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति के इस अनूठे संगम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मां वाराही की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। 4 खामों में बघवालियों के बीच करीब 8 मिनट तक चले इस अनोखे पाषाण युद्ध में 180 योद्धा घायल हुए। मुख्यमंत्री ने देवी धुरा को नगर पंचायत बनाने 9.80 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग और मंदिरों के विकास कार्यों की घोषणा। और सीएम धामी ने कहा कि सरकार विकास के साथ उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर और लोक परंपराओं के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। मैं प्रत्येक वर्ष भगवान के अवसर पर यहाँ पर आता हूँ और माँ के दर्शन करता हूँ। शारदा रिवर फ्रंट यहाँ पर बन रहा है, लगभग 500 करोड़ से भी अधिक की धनराशि से उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। पहले चरण में 133 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। रेलगाड़ियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, सड़कों का अच्छा विस्तार हो रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री और यहाँ के सांसद श्री अजय टम्टा जी लगातार यहाँ की पैरवी करते हैं और हम लोग अच्छा केंद्र से समन्वय करते हैं। मैं आज भी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार हमारे राज्य पर विशेष वो ध्यान देते हैं, जिसके कारण से हमारे राज्य का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रुद्रपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण पर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक मुफ्ती मदरसों को बंद करने को लेकर उकसाने वाला बयान देते दिखाई दे रहा है, जिस पर रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिव अरोड़ा ने भी वीडियो जारी कर कड़ा संदेश दिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भड़काऊ बयान मामले में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। बारावफात के जुलूस में भड़काऊ भाषण, धामी ने चेताया कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। मदरसों को बंद करने पर भड़के मुफ्ती, सीएम धामी की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। रुद्रपुर में निकाले गए बारावफात के जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक मुफ्ती मदरसों को बंद करने को लेकर भड़काने वाला बयान देते दिखाई दे रहे हैं। मुफ्ती कह रहे हैं कि मदरसों को बंद किया गया तो देखना मुसलमान क्या हाल करेंगे, ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। याद रखना, अगर मदरसे बंद कर दिए तो फिर देखना आप ये मुसलमान क्या हाल करेंगे। ये किसी की सुनने वाले नहीं है। ये तो अपने उलमा की इज्जत करते हैं तो सुन लेते हैं, वरना आज भी इनके अंदर वही जज्बा है जो सहाबा के अंदर था। पुलिस ने धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रामपुर के दरियाल टांडा निवासी मुफ्ती मुजीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने भी वीडियो जारी कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिव अरोड़ा ने कहा है कि ऐसी धमकी देने वाले सुधर जाएं, वरना ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि अब सरकार बदल गई है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबकि कांग्रेस का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी उन्माद फैलाने के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।
वो जमाना चला गया जब लोग धमकी पर आते थे और इनके वोटों के चक्कर में तुष्टीकरण करते थे, इनके कब्जों को सहन करते थे, इनके डेमोक्रेसी बदलाव पर कुछ नहीं बोलते थे। अब सरकार बदल गई है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। संवैधानिक जो हमारी मान्यताएं हैं, जिसमें संविधान ने जो प्रावधान किया है उसके अनुरूप काम होता है और उत्तराखंड में बिल्कुल चलने वाला नहीं है। वो तो जहां भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है उनको प्रशासन ढूंढने का काम करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करेगा ही करेगा। कुछ कठमुल्ले ये धमकाते हैं कि मुसलमान क्या हाल करेंगे अगर मदरसे बंद कर दिए गए। तो ये जितने अवैध मदरसे हैं जिनमें आतंकवादी और दंगाई पैदा होते हैं वह बंद ही नहीं होंगे, नेस्तनाबूद होंगे। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, यहां पर दंगाइयों और आतंकवादियों को पैदा करने वाले मदरसों की कोई जगह नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? वह कांग्रेस की मानसिकता जो तुम्हें सपने दिखाती थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, अब ऐसे सपने देखना बंद कर दो और ये जो धमकाने की हिमाकत कर रहे हो सुधर जाओ, वरना ये हाल होगा तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। सब जानते हैं कि चुनाव नज़दीक आए हैं तो धार्मिक उन्माद हो, सामाजिक वैमनस्य हो, समाज को बांटने वाला एजेंडा जिन लोगों का है उनको देश की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है, पहचानती है। ये कौन लोग हैं जो महंगाई से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, चंदा चोरी से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं, एथेनॉल की सीनाजोरी से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। अपनी असफलताएं, अपनी विफलताएं छिपाने के लिए इस धार्मिक एजेंडे को बढ़ावा देने का काम भाजपा करती है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने व्यापक अभियान चलाकर बिना मान्यता और अवैध रूप से संचालित हो रहे 250 से अधिक मदरसों को बंद करने की कार्रवाई की है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है और रुद्रपुर में 12 वफात में इसी आक्रोश को हवा देने की कोशिश की गई, जिस पर सीएम धामी और बीजेपी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। वहीं कांग्रेस इस विवाद को लेकर बीजेपी को ही घेर रही है। देखना होगा कि इस भड़काऊ भाषण के आरोपी मुफ्ती पर सख्त कार्रवाई होती है या मामले पर बवाल और भड़कता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अगली खबर देहरादून से है, जहां नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी और साझा संस्कृति का गहरा रिश्ता है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्र सरकार ने राहत सामग्री भेजी है। संकट की इस घड़ी में भारत पूरी मजबूती के साथ नेपाल के साथ खड़ा है। हमने 1 मिनट का मौन भी रखा है और नेपाल के अंदर जो त्रासदी आई वो दुखद त्रासदी है। हम सब लोग दुखी हैं कि हमारा पड़ोसी देश है में जो घटना हुई है वो हम सबको दुखी करती है। आज हमने कहा भी है कि जो भी आर्थिक सहायता हो सकती है नेपाल को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राहत जो सामग्री है वहाँ भेजनी प्रारंभ की है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अब शाम की ओपीडी शुरू करने की तैयारी है। प्रस्ताव के तहत सरकारी डॉक्टरों को अस्पताल परिसर में निजी प्रैक्टिस की अनुमति मिल सकती है। डॉक्टर अस्पताल के बाहर निजी क्लिनिक नहीं चला सकेंगे। शाम की ओपीडी से नौकरी पेशा मरीजों और आम लोगों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है और प्रस्ताव को लागू करने के लिए अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। वॉलंटरी डॉक्टर जो चाहते हैं कि हम ओपीडी आवर्स के बाद प्रैक्टिस कर सकें, तो आप एक चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं कि क्या ओपीडी आवर्स के बाद हॉस्पिटल कैंपस में डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए, इस शर्त के साथ कि अगर किसी की सर्जरी भी करनी होगी तो अस्पताल में की जाएगी, दवाइयाँ भी हॉस्पिटल से दी जाएंगी और केवल डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। अब इसकी फीस का निर्धारण सरकार करेगी ताकि हर समय हमारे मरीजों को डॉक्टर्स उपलब्ध रहें। उनकी सहमति से जो आदमी, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा उसको एनपीए तो नहीं मिलेगा, जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है उसका बंद होगा। तो इसीलिए हमने
स्वेच्छा के आधार पर इसने बात सोचा है कि परीक्षण करा रहे हैं कि जो चाहे कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ उसको हम अलाउ करेंगे। उत्तराखंड में जो डॉक्टर्स हैं उनकी पहले से काफ़ी कमी रही, तो उसके कारण से क्या है कि एक चलन था कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे या फिर घर में मरीज देखते। ये मद्रास हाईकोर्ट का भी डिसीजन है कि जब तक ये पूर्ण तरह से प्रतिबंधित न हो तब तक इसे हम प्राइवेट प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तो उसमें उन्होंने किया क्या है कि वो जो एनपीए है उसके लिए चॉइस दी हुई है, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं शाम को वो एनपीए न लें। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। इस साल अब तक 2,35,000 से अधिक खिलाड़ियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने तैयारियों की समीक्षा कर व्यवस्थाएं समय से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रतियोगिता में युवा, महिला, ओपन और दिव्यांग वर्ग के खिलाड़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। देखिए, आज हमारे सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में, खासकर जो हमारी 1 तारीख से मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है, उसके निमित्त सभी जिलाधिकारियों से आज संवाद कायम किया गया। सभी जिलाधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो, विधानसभा स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो, सांसद स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो और राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता हो, तो इनकी हमारी पूरी तैयारियां जो है वो हम सुनिश्चित कर लें। खेल विभाग ने, युवा कल्याण विभाग ने अपनी गाइडलाइन भी जो है वो हमारे युवा कल्याण अधिकारी को भी और जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। उसी के अनुसार जो है सारा कार्य व्यवहार होना है। इसके अलावा न्याय पंचायत, विधानसभा और हमारे सांसद स्तर पर जो हमारी समितियां बनाई गई हैं उनकी बैठकें उन्होंने कर ली हैं, अथवा जिन्होंने नहीं करी है उन्हें करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो है समिति पूरी तरीके से जो है इस कार्यक्रम को जो है ठीक प्रकार से वो आहूत करा पाए। खबर देहरादून से, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। रावत का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही जांच एजेंसियां उनके घर पहुंचती है, लेकिन वह दबाव में झुकने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि 2027 में वह पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, हरक सिंह रावत में छात्र राजनीति से आया हूँ और मैंने बहुत बार पौड़ी जेल में, पुरानी पौड़ी जेल में, देहरादून जेल में, बहुत छात्र आंदोलनों में, शिक्षक आंदोलनों में, अंशकालिक टीचर्स के लिए मैंने बहुत मुकदमे झेले। एक पैर हमारा जेल में होता है, एक पैर सड़कों पर होता है। मुझे कोई नहीं, और मुझे ज्यादा मैं आज आपको कह रहा हूँ, जब मैं मंत्री रहता हूँ उतना ज्यादा खुशी महसूस नहीं करता हूँ जितना मैं सड़कों पर लोगों के लिए जब संघर्ष करता हूँ या मैं संघर्ष में सहयोग करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करता हूँ। जैसे एक सिपाही देश की सीमा की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है, उसी तरह हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां उप जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यूकेडी जिला अध्यक्ष राजू भैया और लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि करीब 4-5 साल पहले अस्पताल को उप जिला अस्पताल का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन सुविधाएं आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी है। जगह की कमी, मरीजों के बैठने की व्यवस्था नहीं होना, बंद पड़ा आईसीयू और निष्क्रिय ऑक्सीजन प्लांट और उपकरणों के इंतजार में नया ऑपरेशन थिएटर, यह अस्पताल की हकीकत बताने के लिए काफी है। अब स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। जनता बहुत त्रस्त है। लगभग 4 साल हो गए उच्चीकरण हुए, लेकिन केवल आज हम देख रहे हैं कागजों में उच्चीकरण तो हुआ लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी। आज हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं है, लगभग स्टाफ पूरा ही है, लेकिन जब स्टाफ को काम करते देखते हैं तो हमें खुद दर्द होता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे काम करे। छोटे छोटे कमरों में उनको मरीजों के देखना पड़ रहा है। मरीज अपनी प्राइवेसी नहीं बता पा रहा है डॉक्टर को, डॉक्टर इलाज कैसे करे। वार्डों में जाओ तो वहाँ पे चारपाइयाँ कम हैं, मरीज ज़्यादा हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा ओपीडी वाला अस्पताल हमारा लोहाघाट चिकित्सालय है। जिले के बाद
ना वहाँ पर कोई इन्होंने आज भवनों की मांग थी कि नए वार्ड बनाए जाएं ताकि हमारे यहाँ डिलीवरी केस सबसे ज़्यादा आते हैं। उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में जो है अब वहाँ पर जो है जगह की कमी पड़ रही है। जो हमारे दूर दराज से पेशेंट आ रहे हैं और तीमारदार हैं उनके साथ, उनके लिए न तो बैठने के लिए कोई बेंच है न वहाँ पर कोई कुर्सियाँ रखी गई हैं, जिससे दूर से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार ने ये उप जिला चिकित्सालय तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर जो भी उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं होती हैं और वो पद होते हैं वो नहीं बढ़ाए गए, जिससे जनता में काफ़ी परेशानी है और जनता में नाराज़गी है। और हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी बंद है, न आईसीयू का संचालन हो पा रहा है, जबकि स्टाफ की अभी वहाँ पर कोई कमी नहीं है। स्टाफ बहुत है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जो अब अव्यवस्था ये है कि वहाँ पर जगह की काफ़ी कमी पड़ रही है और पार्किंग की भी वहाँ पर अब जगह नहीं बची है। हम लोग ये चाह रहे हैं वहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था हो और उप जिला चिकित्सालय का नवनिर्माण हो। टेढ़े विधायक किशोर उपाध्याय ने हिमालय के संरक्षण के लिए अलग हिमालय डेवलपमेंट पॉलिसी बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि हिमालय रहेगा तो हम रहेंगे, हिमालय नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। विधायक ने गोमुख से ऊपर चट्टानों के काले पड़ने और हिमालय में बर्फ कम होने को लेकर चिंता जताई। नेपाल की त्रासदी का जिक्र करते हुए उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए अलग नीति बनाने और समय रहते ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। रिपोर्ट से आ रही है कि अगर चीन समय पर नेपाल को आगाह कर देता तो वो पानी आने में लगभग जो है 30 या 40 मिनट लगे हैं, तो इतने लोग हताश नहीं होते। और उसमें हमारे भारत के भी नागरिक हैं, हमारे भी लोग हैं, हो सकता है उत्तराखंड के भी लोग होंगे, क्योंकि वो लोग जा रहे थे वहाँ कैलाश मानसरोवर। तो अभी जो हिमालय की स्थिति है, और मैं तो बहुत लंबे समय से जतासी से कह रहा हूँ कि हमें एक सस्टेनेबल हिमालयन डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, नहीं तो 2050 में हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं होगी और गंगा यहाँ से लेकर के सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक और जो पीली नदी है उसमें एक बूंद जल नहीं होगा। और देहरादून से बड़ी खबर है। लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की तैयारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है जहां आपदा का खतरा हमेशा बना रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने आपदा से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार पूरी एहतियात बरत रही है। देखिए, उत्तराखंड तो एक मैं समझता हूँ आपदाग्रस्त क्षेत्र तो है ही और इसलिए संवेदनशील भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी तक तो फिलहाल भगवान की कृपा से भी कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन एहतियात सरकार को पूरा बरतनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में आपदा के लिए पूरे प्रबंध कर दिए गए। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड को पहली बार अपना कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने 1320 मेगावाट के प्लांट के लिए अदानी समूह के साथ 25 साल का करार को मंजूरी दे दी है। 5.746 रुपए प्रति यूनिट की तय दर पर उत्तराखंड को बिजली मिलेगी, जिससे बाजार पर निर्भरता कम होगी। छत्तीसगढ़ में बनने वाला ये प्लांट सर्दियों में हाइड्रो उत्पादन घटाने पर राज्य को भरोसेमंद बिजली देगा। वो कोयला मंत्रालय ने राज्य को कोटा अलोकेट कर लिया। ओके सर। हमारा बिडिंग प्रोसेस पूरा होकर के अंतिम अनुमोदन होने के बाद बिल्कुल सर आएंगे और इनको आपको सप्लाई करना है। ओके। और लेकिन वो प्लांट तो नया बनेगा ना मुझे, तो उसके कंस्ट्रक्शन पीरियड भी तो 4-5 साल लगेगा। मतलब सर ये एक तरह से इसलिए भी होगा ना क्योंकि वो आप लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत पड़ेगा, तो इससे वो वहीं पर वो हो जाएगा। कोयला के ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है सर, उससे कम खर्चा है बिजली के ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इसलिए वहीं पे बनाएंगे हम बिजली, वहीं पे बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारा मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फिर है आपका ऊर्जा विभाग का। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्वसनीय बेस लोड बिजली की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत 1300 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के संबंध में न्यूनतम बोलीदाता अडानी पावर लिमिटेड को 5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद को स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
के साथ बिजली आपूर्ति समझौते एवं अनुसंधि अभिलेखों में हस्ताक्षर करने, आवश्यक शर्तें पूरा करने, नियामक आयोग से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किए जाने हेतु माननीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें स्वीकृति प्रदान की गई। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आयुष सेवाओं और आयुष शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। पात्र चिकित्सा अधिकारियों को 1 महीने में एसीपी का लाभ देने और स्थानीयकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ी जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नए अस्पताल और आयुष सेवाओं के विस्तार पर भी तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज आयुष विभाग की एक विस्तृत समीक्षा बैठक हम लोगों ने है, जिसमें यूनिवर्सिटी को लेकर और जो हमारे आयुर्वेद के हॉस्पिटल को लेकर सभी अधिकारी इस बैठक में रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, हमारा सचिव, अपर सचिव, डायरेक्टर सभी थे अधिकारीगण। इसमें हमने एक तो जो हमारा एसीपी से संबंधित मैटर था उसमें काफ़ी कुछ वर्क पूरा हो गया है, आगे जल्दी से जल्दी उसका पूरा करेंगे। इसी प्रकार डीएससीपी से संबंधित जो मैटर था उसको भी हम लोगों ने कहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त होने के बाद उस सारे को वित्त विभाग में भेजा है और जल्दी फिर कैबिनेट की तरफ मूव करेंगे। मसूरी में संस्कृत दिवस सप्ताह के तहत विद्यार्थियों ने संस्कृत को नई पीढ़ी से जोड़ने का संदेश देते हुए जागरूकता रैली निकाली। आर्य समाज मंदिर से शुरू हुई रैली को नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने संस्कृत सूक्तियों, श्लोकों और प्रेरणादायी संदेशों वाली तख्तियों के साथ संस्कृत के प्रचार प्रसार के नारे लगाए। आयोजकों ने कहा कि संस्कृत को किताबों तक सीमित न रखकर शिक्षा और व्यवहार के माध्यम से युवाओं तक जरूर पहुंचाना चाहिए। सर, ये प्रत्येक वर्ष हम 1 हफ्ते के लिए जो है हमारा संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक होता है। पूरे उत्तराखंड में सभी संस्कृत विद्यालय इसे धूमधाम से मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि जो हमारी संस्कृत भाषा विलुप्त होती जा रही है वो जो है जन जन तक पहुंच सके, उसके लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग स्कूलों में भी टीच करने जा रहे हैं, बाकी हमारे स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमने अभी जो सरकार की तरफ से एक ग्राम या मोहल्ला गोद लेने की बात थी, तो हमने अभी इसमें वार्ड नंबर 3 जो हमारे विद्यालय के निकट है वो हमने गोद ले रखा है। उसमें हम आसपास के बच्चों को जो अलग अलग कम्युनिटी के हैं उनको हम संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। ये श्रावण पूर्णिमा, जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं, रक्षाबंधन से 3 दिन पूर्व, 1 दिन रक्षाबंधन का और रक्षाबंधन से 3 दिन आगे तक का, तो ये 7 दिन का संस्कृत महोत्सव मनाया जाता है। ये हम मसूरी ही मात्र नहीं, संपूर्ण देश भर जहाँ पर भी संस्कृत प्रेमी है, संस्कृत भाषा के प्रेमी है, देव भाषा के जो प्रेमी है, वे सभी संस्कृत के रैली का आयोजन करते हैं। और वर्तमान समय पर भी अभी संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कवि सम्मेलन किए जा रहे हैं जो मात्र संस्कृत भाषा में ही होते हैं। लेकिन मैं कहना अवश्य कहूंगा कि हम कोई भी भाषा सीखे, लेकिन संस्कृत भाषा हमें जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के गौरव प्राप्त है संस्कृत भाषा को, और उस गौरव को प्राप्त करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में चिकित्सकों की लंबित मांगों को लेकर प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर संगठन ने 11 प्रमुख मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। स्थानांतरण में वसंगतियों, SDACP का लाभ, डीपीसी और अस्पतालों की सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाए गए हैं। संगठन ने 15 दिन में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, ऐसा है कि जब हमारी मार्च में प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की जो हमारी नव कार्यकारिणी बनी थी, उसमें 11 मार्च को अधिवेशन में हमने माननीय मंत्री जी के सामने कुछ मुख्य मांगें रखी थी। उसमें माननीय मंत्री जी ने हमारी सभी मांगों पर हामी भर दी थी। उसके बाद अभी 6 महीने हो चुके और कई स्तर पर हमने जाके शासन स्तर पर अपनी मांगों को रखा और बार बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन अभी तक वर्तमान में बहुत अच्छे तरीके से उन पर कोई काम नहीं हो पाया है। जिसमें मुख्य हमारी मांगे थी कि डीपीसी जो कि हमारी लगभग 3 साल हो गए, अभी तक हमारी डायरेक्टर लेवल से नीचे की डीपीसी अभी तक सारी की सारी लंबित है।
और जिससे कि क्या होता है कि प्रोन्नति में अगर जब तक समय पे नहीं मिल पाती है तो उसको नुकसान झेलना पड़ता है डॉक्टरों को। जैसे 2010 बैच तो जिसको अभी तक एसएमओ की डीपीसी हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक 16 साल हो गए, अभी तक लंबित हैं। और उसके बाद एसडीएससीपी जो स्पेशल डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है जो हमारा, जिसमें समयबद्ध केंद्रीय सरकार के हिसाब से जो समयबद्ध तरीके से जो एसडीएससीपी मिल जानी चाहिए थी, वो भी बहुत लंबित है, क्योंकि हर साल इसमें 2 बार बैठकें होती हैं। तो लेकिन समय पर इसकी बैठक नहीं होने की वजह से एसडीएससीपी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।